वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आइए बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग सोलर सिस्टम शो देख सकते हैं आगे। वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होते हैं, यानी खुद का प्रकाश निर्माण करते हैं, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग सेल्फ इल्यूमिनेटिंग पावर भी कह सकते हैं। तो जैसे जुगनू होते हैं, जुगनू देखे होंगे सभी ने, तो जुगनू के पास खुद की लाइट होती है, वैसे इसके भी पास खुद की लाइट होती है, और वो लाइट जो है प्रोड्यूस होती है इसके कोर से। इसके कोर जो है उसमें एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हीलियम एटम को बनाते हैं। इसमें ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और वही हीट या फिर एनर्जी हमारे अर्थ पे सनलाइट के रूप में आती है। तो अभी हम चलेंगे प्लैनेटरी सिस्टम की तरफ। तो प्लैनेटरी सिस्टम में फर्स्ट मेंबर है, क्या है? नहीं, अर्थ। क्या है बताओ? बताओ सीरी। मर्क्यूरी ग्रह। तो मर्क्यूरी जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉल, सबसे छोटा ग्रह है, ऐसे दिखते जो सूरज के इतने क्लोज होने के बावजूद भी गर्म नहीं होता है। क्या वजह होगी? गर्म मींस हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। क्यों? हम लोग को भी हवा फील हो रही होगी, सभी को हवा फील हो रही है। अगर हम लोग आसमान में देखें तो बहुत से बादल भी दिखते होंगे। तो हवा और बाकी के गैसेस मिला के क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं रहता है। एटमॉस्फेयर का काम होता है जो भी सनरेज आती है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, उस टेम्परेचर को, उस हीट को इवनली सभी तरफ एक समान डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना होने के कारण जो भी सनरेज आती है जस्ट वो इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए इसका दिन का तापमान जाता है नियर अबाउट 430 डिग्री सेल्सियस तक, और इसका रात का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस तक। यानी एक साइड में हॉट समर और एक साइड में कोल्ड विंटर, बर्फीला विंटर। तो अब हम चलेंगे अगले प्लैनेट की ओर। क्या है? वीनस, शुक्र ग्रह। तो वीनस को हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के रूप में भी जानते हैं। भले ही ये स्टार नहीं है, प्लैनेट है, क्योंकि इसके पास इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन स्टार जैसा चमकता है, इसलिए इसे स्टार कहा जाता है। सॉरी, स्टार की बात दी गई है, लेकिन एक्चुअली स्टार है क्या ये? नहीं। तो ये जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। तो इतना हॉटेस्ट क्यों रहते होगा? एनीवन? बंद नहीं हुआ है, बस यहाँ पे है लाइट। इसके पास इसकी थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रहती है जो कि ग्रीन हाउस गैस से बनी रहती है। हमारे यहाँ पे जब ग्रीन हाउस गैस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट में भी बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 98% एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहेगा, जिसकी वजह से सनराइज जो आती है वो इतना एब्जॉर्ब करता है, इतना ज्यादा ये हीट अप कराता है वो, कि इसकी वजह से ही इसका सरफेस का टेम्परेचर नियर अबाउट जाता है 460 डिग्री सेल्सियस तक। और साथ ही कुछ व्हाइटिश पैचेस भी दिख रहे होंगे। ये है सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स, यानी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब। अच्छा, ये अपनी एक्सिस पे कुछ इस तरह 177 डिग्री तक टिल्ट रहता है, झुका हुआ रहता है। इसलिए जैसे बाकी के प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, उल्टा घूमता है। इसलिए यहाँ पे सनराइज कौन से डायरेक्शन में होगा? सूर्योदय कहाँ से? वेस्ट से, पश्चिम से, और सनसेट ईस्ट यानी पूरब से। अब हम चलेंगे अगले प्लैनेट की ओर, अर्थ। यस, मदरलैंड और पृथ्वी। तो अपनी पृथ्वी को हम लोग अपनी ब्लू प्लेनेट प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते होंगे? वाटर कंटेंट। कितना परसेंट वाटर? 71% वाटर एंड 29% लैंड। तो इसके दो पोल्स रहते हैं, कौन से? नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ पोल।
तो नॉर्थ पोल जो है आर्कटिक आइस कैप से घिरा हुआ रहता है और साउथ पोल बाकी अंटार्कटिक पूरा आइस पानी कैप से। है ना? पानी है। ये अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री तक टिल्ट रहेगी, झुकी हुई रहती है। इसलिए यहाँ पे सीजनल वेरिएशन यानी ऋतु परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। और इसी का एक नेचुरल सैटेलाइट हम लोग रोजाना हमारी अर्थ से देखते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन वो गायब रहेगा। क्या होगा? जो अमावस्या के दिन गायब रहता है मून, मून। चंद्रमा। बहुत है। और आपको ये बता दूं कि मून का एक्चुअल नाम जो है वो है लूना। अच्छा। मून एक्चुअली ये जियोग्राफिकल नेम है, क्योंकि ऐसे मून्स आपको बहुत से मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉपर नाम जो है वो होता है लूना। क्या? लूना। पढ़े तो सुने। मून का हम लोग सिर्फ 59% एरिया ही देख पाते हैं। इसका ये जो डार्कर पोर्शन है यही हम लोग हमारी अर्थ पर से देख पाते हैं। इसका जो ब्राइटेस्ट पोर्शन रहता है ये हम लोग नहीं देख पाते। क्या वजह होगी? इसलिए वो वाइट दिखता है। ब्लैक भी है इसमें। Anyone? क्योंकि इसका खुद के एक्सिस पे घूमने का टाइम, रोटेशन टाइम और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने का टाइम नियर अबाउट सेम रहेगा, जो कि 27.3 डेज का रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ इसका एक ही साइड देख पाते हैं। साथ घूमता है। यानी जितने टाइम में अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करेगा उतने ही टाइम में ये रोटेट करेगा, तो हम लोग सिर्फ एक ही फेस उसका देख पाएंगे। तो अब हम चलेंगे अगले प्लैनेट की ओर। क्या है? मार्स। मार्स। तो मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं। क्यों कहते होंगे रेड प्लैनेट? रेड सॉइल है। क्या कंपोजिशन रहता होगा रेड सॉइल का? एनीवन? आपने जंग देखी होगी, लोहे को जंग चढ़ते हुए। वो जंग यानी आयरन ऑक्साइड इसके सॉइल में मिलता है, सरफेस पे मिलता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर का दिखाई देगा। और आपने ये भी सुना होगा कि मार्स पे पानी मिला है। सुना है? तो ये पानी मिलता है इसके पोल्स पे। इसके पोल्स जो है जो ड्राई आइस कैप से घिरे हुए रहते हैं। आप सभी के सामने कुछ व्हाइट पोर्शन आए होंगे। ड्राई आइस का कंपोजिशन होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ड्राई आइस के नीचे सॉल्ट वाटर यानी खारा पानी मिलता है, जिसकी वजह से वो ड्रिंकेबल रहेगा। क्या? नहीं रहेगा। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मॉन्स, ये मार्स भी पाया जाता है। आपके सामने एक डॉट आया होगा, ये है ओलंपस मॉन्स। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है ओलंपस मॉन्स। एक्चुअली ये डेड वोल्केनो है जो अपनी एक्टिव कंडीशन में नहीं है अभी। अब हम चलेंगे अगले प्लैनेट की ओर। क्या है? यूरेनस। जुपिटर। गुरु ग्रह। तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जो गैस से बना हुआ रहता है। और ये अपनी एक्सिस पे बहुत ही फास्ट घूमता है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसका एक दिन जो है 9 आवर एंड 9 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। 9 घंटे और 9 मिनट। और साथ ही ऐसे फास्ट रोटेशन की वजह से उसके ऊपर बहुत से तूफान भी बनते रहते हैं। तो 17वीं सेंचुरी से डिस्कवर किया गया एक तूफान जिसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट, वो इसी में पाया जाता है। और इसे हमारे पृथ्वी के बॉडीगार्ड के रूप में भी जाना जाता है। बॉडीगार्ड का काम क्या होता है? सुरक्षा करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी प्लानेटरी सिस्टम में सबसे हाईएस्ट रहती है। जब सोलर सिस्टम बनी थी तो ये फर्स्ट प्लैनेट था जो फॉर्म हुआ था सूरज के बाद। पहले सूरज बना सेंटर में एंड ये बना था, और उसके बाद सैटर्न। तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा होती है कि जब भी कोई एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड और उससे टकराने वाला रहता है ये उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए अर्थ की लाइफ को कुछ नुकसान पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम लोग को गार्ड कर रहा है ये। इसके 80
नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, पहले 79 थी लेकिन एक जो है अभी कंफर्म हो गया है। अब हम चलेंगे अगले प्लैनेट की ओर। सैटर्न। यस, सैटर्न। तो जुपिटर के बाद जितने भी प्लैनेट आएंगे उन्हें हम लोग जोवियन प्लैनेट या फिर जायंट प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं, या फिर आउटर प्लैनेट जिसके अराउंड रिंग रहती है। तो जुपिटर के अराउंड भी रिंग रहती है और यह है सैटर्न। सैटर्न के अराउंड भी रिंग रहती है, आप सभी ने देखी होगी। तो वो रिंग फॉर्म कैसे हुई? तो इसी का एक नेचुरल सैटेलाइट इसके पास आके बर्स्ट हो गया था। जैसे हम लोग जुपिटर में देखे थे कि बहुत ही एटमॉस्फेयर तूफानी था, तो उसके कांटेक्ट में जब भी कोई चीज आएगी तो वो फट जाएगी, पार्टिकल्स में बदल जाएगी। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर सैटर्न पे भी रहता है। तो इसी का एक नेचुरल सैटेलाइट इसके पास आके फट गया था, जिसके पार्टिकल इसकी ग्रेविटी की वजह से इसके अराउंड रिवॉल्व करने लगे और वो रिंग फॉर्म हो गई। इसके अराउंड 30 से भी ज्यादा रिंग्स रहती है जो 7 ग्रुप्स में डिवाइड रहती है। और इसके हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं। इसके 83 नेचुरल सैटेलाइट यानी मून्स होते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पे जाए, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि गैस के ऊपर हम लोग खड़े नहीं रह सकते, लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो इसके आसमान में हम लोग को 82 मून्स दिखेंगे। तो अब हम चलेंगे अगले प्लैनेट की ओर। यूरेनस। यस, यूरेनस। तो यूरेनस बर्फ का बना हुआ रहेगा और ये अपने एक्सिस पे कुछ इस तरह 98 डिग्री तक टिल्ट रहता है, झुका हुआ रहता है। इसलिए जैसे ये जो है चक्के की तरह घूमते हुए नजर आता है, रोटेटिंग व्हील के जैसा दिखता है। और ऐसे टिल्टिंग की वजह से ही सनलाइट प्रॉपरली यहाँ तक पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए ये कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। पहले नेपच्यून को माना जाता था, अभी ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है। इसके 27 मून्स होते हैं। अब हम चलेंगे अगले प्लैनेट की ओर। नेपच्यून। यस, नेपच्यून। तो नेपच्यून के बारे में खास बात होती है, आप सभी ने डायमंड्स देखे होंगे। तो यहाँ पे डायमंड की बारिश होती है, रियल डायमंड्स। हाँ, जा सकते हैं, चलना है तो आप जा सकते हैं, आपको बहुत अमीर होना होगा तो। लेकिन देयर इज वन कंडीशन कि ये हमारे अर्थ से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, ये बहुत ज्यादा है। और साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो इतनी ज्यादा प्रेशराइज कंडीशन होती है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर की मीथेन गैस जो है वो इतनी ज्यादा कंडेंस्ड होकर डायमंड फॉर्म कर रही है। तो इतनी प्रेशराइज कंडीशन में हम लोग जिंदा बच पाएंगे क्या? सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ रिस्क फैक्टर है, पहले उसे कम करते हैं, उतने हाई प्रेशर हम लोग सर्वाइव टॉलरेंस पावर बढ़ाते हैं, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे। अब हम चलेंगे सोलर सिस्टम के लास्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, प्लूटो। यस, प्लूटो। तो प्लूटो 2006 तक प्लैनेट की कैटेगरी में आता था, लेकिन 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है जिसने प्लैनेट की डेफिनेशन बनाई, जिसमें प्लैनेट वो है जो 3 रूल्स को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट रूल था प्लैनेट वो है जो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करेगा। सेकंड रूल, उसका एक स्फेरिकल शेप होगा। एंड थर्ड रूल इज उसकी खुद की इंडिपेंडेंट ऑर्बिट होगी, वो दूसरों की ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे प्लूटो जो है नेपच्यून की ऑर्बिट को 22 इयर्स के लिए क्रॉस करता है, जिसकी वजह से इसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। अब ये डार्क प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। तो अब हम चलेंगे इस शो की लास्ट स्लाइड की ओर, जिसका नाम है एयर ट्रैफिक। तो आप सभी ने रोड प्रिपेयर आपने देखा होगा, सभी ने देखा है? ये सब हो। वैसे ही आसमान में भी ट्रैफिक होता है जो एरोप्लेन्स की वजह से होता है। तो आपके सामने कुछ येलो डॉट्स है, वो है एरोप्लेन्स। तो ये है हमारे एशिया का एयर ट्रैफिक, जहां पे सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक कौन सी कंट्री दिखा रही है? यस, चाइना। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। चाइना की कंपैरिजन में ये कम एयर ट्रैफिक दिखा रहा है, स्पेशली एजेस पे, क्योंकि यहाँ पे लोकेलिटीज ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज अफ्रीका कंटिनेंट।
वर्ल्ड का सबसे कम एयर ट्रैफिक वाला एरिया अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट और फॉरेस्ट एंड फाइनेंशियल कंडीशन इतनी डेवलप नहीं रहती है, इसलिए एयरपोर्ट बिल्डअप करना बनाना पॉसिबल नहीं हो ऊपर पाता कितना है। ज्यादा है ऊपर। नेक्स्ट इज यूरोप, बाप रे। वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक वाला एरिया यूरोप। वो इंडिया। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका, यहाँ पे भी एयर ट्रैफिक कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी जंगल और माउंटेन रेंजेस भी है। कौन से जंगल है यहाँ पे? अमेज़न के जंगल है। साउथ अफ्रीका में मैं जानती हूँ। हाँ। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक वाला एरिया नॉर्थ अच्छा, अमेरिका। सबसे ज्यादा है ये नॉर्थ अमेरिका। ऐसा लग रहा मछली सब। जैसे जैसे दिन होगा एयर ट्रैफिक बढ़ते जाएगी और जैसे जैसे रात होगी एयर ट्रैफिक कम होते जाएगी। तो ये है हमारी इंडिया की रात की एयर ट्रैफिक। इंडिया। तो इसी के साथ हमारा शो साइंस ऑन स्फीयर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू। इंडिया।